आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। अभी तक ऑसिलेशन के आपको 6 वीडियोस मिल चुके हैं। छठे वीडियो के लास्ट में सिंपल पेंडुलम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस लास्ट वीडियो में, ये 7th वीडियो है, ये लास्ट वीडियो होगा ऑसिलेशन का। इसमें आपको हम स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बताएंगे। अब सिलेबस से डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। पहले ये सिलेबस में था, तब हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, फोर्स ऑसिलेशन भी पढ़ाते थे। तो अब आप लोगों को स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बताएंगे। तो पहली बात तो ये है कि स्प्रिंग पेंडुलम होता क्या है। स्प्रिंग पेंडुलम में एक ब्लॉक होगा, कोई बॉडी होगी और उससे एक या एक से ज़्यादा स्प्रिंग अटैच होती है, या आप ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें मास और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं। स्प्रिंग एक से ज़्यादा हो सकती हैं, मास भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्प्रिंग ली जाती हैं वे आइडियल स्प्रिंग हैं, और आप जानते हैं कि आइडियल स्प्रिंग को मासलेस माना जाता है। सबसे सिंपल केस जो आता है वो ये है, उसमें एक मास और एक स्प्रिंग होती है। सबसे पहले हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, और ज़्यादातर नीट में 1 ब्लॉक और 1 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप देखें, अब आप डायग्राम को ध्यान से देखें। आपको समझाने के लिए हमने लिया है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका एक एंड इस पोजीशन से फिक्स किया गया है, ये कोई रिजिड या फिक्स वाल है, और आइडियल स्प्रिंग का अदर एंड ब्लॉक के एक पॉइंट से अटैच किया गया है। इस समय स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में है, इसीलिए हमने यहाँ x = 0 लिख दिया है। अब आप जानते हैं इस समय ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स एक्ट होंगे, नॉर्मल और mg। इस समय ब्लॉक पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 है। अब अगर आप इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के बाद फ्रीली छोड़ दें, तब आप देखेंगे ब्लॉक इसी लाइन के अलांग, स्प्रिंग की लेंथ के अलांग बार बार अपने पाथ को रिपीट करेगा, और ये मोशन लीनियर एसएचएम होता है। लीनियर एसएचएम कैसे होता है ये आपको हम डिराइव करके बताते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि आप किसी मोशन को ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये लीनियर एसएचएम है। इसका कॉन्सेप्ट आप देखें। अगर कहीं आपको प्रूफ करना है कि कोई बॉडी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो आप उसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें, और एक्सीलरेशन = होगा नेट फोर्स अपॉन मास। अब आप खुद देखेंगे कि अगर एक्सीलरेशन की 1 पावर डिस्प्लेसमेंट x की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तब ये मोशन लीनियर एसएचएम हो जाएगा। तो आपका काम केवल ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट
एक्स पर नेट फोर्स को कैलकुलेट करें। इसीलिए मैंने लिखा है कि लेट ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड रिलीज्ड। तो आप डायग्राम से देखें, हम इसी का डायग्राम अलग से भी बना लेते हैं और यहीं से हम टैली करके बताते हैं। ये पोजीशन x = 0 की है, आप यहीं से सिमेट्री करके देख लें और ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले आते हैं। तो x = 0 पर नेट फोर्स = अब आप देखें तो ब्लॉक को रिलैक्स पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। अब इस पोजीशन पर ब्लॉक पर एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगी। ये नॉर्मल फोर्स है और ये mg है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्योंकि इस सरफेस को मैंने स्मूथ माना है। अब आप देखें एट डिस्प्लेसमेंट x नेट फोर्स = स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि नॉर्मल mg को बैलेंस कर लेगा, ब्लॉक पर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स केवल और केवल स्प्रिंग फोर्स होगा। एंड Fs = -kx और नेट फोर्स के प्लेस पर आप लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन = -kx, देन A = -k/m × x। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। ये इक्वेशन आपको इंडिकेट करती है कि a⁴ प्रोपोर्शनल टू x⁴ और नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करता है कि a और x दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये इक्वेशन प्रूफ करती है कि ये ब्लॉक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। अब आप इस इक्वेशन को लीनियर एसएचएम की एक्सीलरेशन और पोजीशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, इससे कंपेयर करें। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ω² है, यहाँ x का कोएफिशिएंट k/m है। तो वी गेट ω² = k/m, हेंस ω = √k/m। टाइम पीरियड = 2π/ω, देन t = 2π। ओमेगा की सेम वैल्यू यहाँ पुट करें इंटू t = 2π × √m/k। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप 1 ब्लॉक 1 मास या 1 स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन लेते हैं, अगर आप एक मास और एक स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला यही है। आप लोगों में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें सीधे सीधे यही फार्मूले का यूज आता है, t = 2π √m/k। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g नहीं है। g का एब्सेंस होना ये बताता है कि स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से इंडिपेंडेंट होता है। वैसे तो आज की डेट में ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये बड़ा एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया था। कैसे? स्प्रिंग पेंडुलम से पहले पेंडुलम की घड़ियां यूज की जाती थीं और जो पेंडुलम की घड़ियां हैं वो सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड होती थीं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेरी होता है, पिछले वीडियो में आपने देखा। तो जो सिंपल पेंडुलम की घड़ियां होती थीं उनको अगर आप पहाड़ पे ले जाएं तो टाइम पीरियड चेंज होगा, ज़मीन के अंदर ले जाएं जी के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा। आपने ये भी पढ़ा, अगर आप उसको किसी चलती हुई बस या ट्रक में अटैच करें और वो एक्सीलरेटेड है तब भी उसका टाइम पीरियड चेंज होता था। तो ये जो सिंपल पेंडुलम की घड़ियाँ थी ये प्रॉपर फंक्शन तभी कर सकती थी जब उनको एक प्लेस पर फिक्स कर दिया जाए, मतलब हमारे कमरे की दीवार पे लगी हूँ, चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। और पेंडुलम की घड़ियाँ तो सैकड़ों सालों तक यूज़ की गई।
जब हुक ने स्प्रिंग फोर्स का लॉ दे दिया था F इक्वल टू माइनस के एक्स, उसी के बाद स्प्रिंग पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आया और स्प्रिंग की घड़ियां बनने लगी। स्प्रिंग की घड़ियां मतलब स्प्रिंग के घड़ियों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि उनका टाइम पीरियड जी से इंडिपेंडेंट होता है। जी से इंडिपेंडेंट होने से आप स्प्रिंग की क्लॉक को पहाड़ पे ले जाएं, ज़मीन के अंदर ले जाएं, बस में बैठे हों, पानी में डुबो दें, इससे उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता था। तो उस समय की जो लाइफ थी उसमें स्प्रिंग की घड़ियों को बहुत एक्यूरेट माना गया और फिर सैकड़ों सालों तक तो स्प्रिंग की घड़ियां यूज़ की गई जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स का युग नहीं आ गया। तो ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछा जाता है क्या ये टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करेगा, तो ये जी से इंडिपेंडेंट है। तो हम यहीं पर लिखे देते हैं T प्रोपोर्शनल टू जी पावर 0 और कोई भी ऑसिलेशन हो उसका टाइम पीरियड हमेशा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से इंडिपेंडेंट ही होता है। तो दूसरा वाला पॉइंट तो बार बार आ रहा है, वो चाहे सिंपल पेंडुलम हो, स्प्रिंग पेंडुलम हो या आप कोई दूसरा पेंडुलम भी ले लें, उसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉडी और स्प्रिंग कांस्टेंट, जबकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ बॉब से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है जिस किसी ने भी मोशन को स्टार्ट किया है उसने ऑसिलेटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरे बी हैं, तीसरे सी हैं। ए ने बॉडी को मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो अब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ी गई है, तो बॉडी 10 सेंटीमीटर राइट और 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, इन्हीं दोनों के बीच ऑसिलेशन करेगी और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा। मान लो एक पर्सन बी है, उसने बॉडी को मीन पोजीशन से केवल 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। तो अब बॉडी मीन पोजीशन से 6 सेंटीमीटर राइट और 6 सेंटीमीटर लेफ्ट, इन दोनों के बीच ऑसिलेशन करेगा। अब एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उस केस में भी टाइम पीरियड का फार्मूला यही होगा। मान लो सी ने 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन तीनों केस में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होगी। तो यह आपको बताता है स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से इंडिपेंडेंट होता है। अब आप इसके कुछ एप्लीकेशंस देखें।
अब आप ध्यान से देखें, मैंने डायग्राम में शो किया है, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो अपनी पोजीशन पर फिक्स है। एक आइडियल स्प्रिंग का एक एंड यहाँ से अटैच किया गया है, स्प्रिंग वर्टिकल पोजीशन में है, मासलेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग का अदर एंड ये है और इसी को मैंने x = 0 माना है। इसका मतलब ये है इस समय स्प्रिंग ना तो खींची हुई कंडीशन में है और ना ही दबी हुई कंडीशन में है, मतलब ना तो स्ट्रेचिंग पोजीशन में है ना ही कंप्रेस पोजीशन में है, इस समय ये रिलैक्स पोजीशन में है। अब हम क्या करते हैं, एक मास को यहाँ से अटैच करते हैं। जब आप किसी मास को यहाँ से अटैच करेंगे तो मास का वेट mg स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा। अब यहाँ पर दो केस आते हैं। मास को अटैच करने के बाद हम मास को ड्रॉप नहीं करते हैं, मास को पकड़ करके धीमे धीमे नीचे लाते हैं, तो mg लगातार खींचेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ऊपर की ओर एक्ट होने वाला स्प्रिंग फोर्स और नीचे की ओर एक्ट होने वाला वेट दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में तो अपोजिट ही हैं, उस समय ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो फंक्शन वही है, समझाने के लिए हम अलग डायग्राम बना लेते हैं। समझा हमने आपको दिया है। तो जब स्प्रिंग में इतना खिंचाव होता है, एक्सटेंशन को हम x0 से डिनोट करते हैं। तो ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड, स्प्रिंग फोर्स Fs ऊपर की ओर है और इस समय ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, नेट फोर्स = 0 है। इसे हम केस 1 के नाम से दे देते हैं और यहाँ पर कहेंगे ब्लॉक इज स्लोवली लोवर्ड, ब्लॉक को धीमे धीमे नीचे की ओर लाया गया है। अब दूसरा केस हम ये लेते हैं, मान लो एक मास को, ब्लॉक को आपने यहाँ से अटैच किया, अटैच करने के बाद आप ब्लॉक को ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो अब ये झटके से नीचे आएगा। अगर आप मास को स्प्रिंग के फ्री एंड से अटैच करने के बाद, ये स्प्रिंग का फ्री एंड है, अगर आप मास को स्प्रिंग के फ्री एंड से अटैच करने के बाद अचानक छोड़ देते हैं तो उस केस में स्प्रिंग में जितना खिंचाव होता है वो इस केस का जस्ट डबल होता है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स का नोट्स जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, पढ़ाया था, उसको देखिएगा, उसमें यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं। बस इस केस में ये है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने x0 माना है और इसके नीचे x0 डिस्टेंस और होगी, लेकिन इस समय ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, ये ब्लॉक की लोवेस्ट पोजीशन है। यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है लेकिन नेट फोर्स आपका 0 नहीं है, नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा। डिटेल में जानना है तो आप लॉज ऑफ मोशन का नोट्स देखिएगा, यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको हम बताएंगे। अब आप देखें, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि दोनों केस में एक ब्लॉक और एक स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है और टाइम पीरियड m और k पर डिपेंड करता है। दोनों में मास वही है, स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग वही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट वही होगा। अब आप देखें, हम केस 1 लेते हैं।
इतना आप नोट करें, फिर आपको हम समझाते हैं। इसमें जरा इंक डाल दें। इतना आप नोट करें। अब आप देखें, इन केस वन, तो इन केस वन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स इक्वल टू 0, Fs इक्वल टू mg, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट, देन एक्स नॉट अपान जी इक्वल टू m अपान k, एंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान k, और m अपान k के स्थान पर आप एक्स नॉट अपान जी पुट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर टाइम पीरियड का एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया, t इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई तो रहेगा ही ना। तो टाइम पीरियड का एक फार्मूला आपको ये भी मिला, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एक्स नॉट अपान जी। तो इस केस में टाइम पीरियड का आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 2-3 साल के नीट के पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अक्सर होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद होता है, अब उनसे टाइम पीरियड पूछा गया तो वो तलाश करते हैं क्वेश्चन में m कहाँ दिया है, k कहाँ दिया है। अगर m और k नहीं दिया है तो परेशान हो जाते हैं कि t को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे x नॉट की वैल्यू आपको दी होगी, वो लैंग्वेज में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। दिया होगा कि ब्लॉक को सस्पेंड करने के बाद वो 3 सेंटीमीटर नीचे लोवर्ड हुआ है, 4 सेंटीमीटर नीचे लोवर्ड हुआ है, मीन्स एक्स नॉट की वैल्यू लैंग्वेज में थ्योरेटिकली आपको दी रहती है, और जी की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं। तो ये भी फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखें केस 1 में ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब ऑसिलेशन को स्टार्ट किया गया है उस समय ऑसिलेटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ा गया है वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप देखें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस समय ब्लॉक रेस्ट में है, ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो उसके कई तरीके हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे इजी तो ये है कि आप ब्लॉक को पकड़ करके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तब ये ऊपर नीचे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। मान लो आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जा करके छोड़ा है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर नीचे, इन्हीं दोनों के बीच ये ऑसिलेशन करेगा और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक मेथड और है, अब तो उस पर सवाल कम आते हैं, पहले आते थे, कि मान लो नीचे से किसी बुलेट को फायर किया जाए। अब बुलेट आती है, इससे टकराती है, टकराने के बाद पेनिट्रेट करके इसी के अंदर रेस्ट में आ जाती है। तो बुलेट के टकराने से इसको मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम से ये ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके ये कैलकुलेट करते थे कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लेकिन वो सब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते थे, अब पूछे नहीं जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है जो आता रहता है, वो अभी आपको हम बताएंगे। वो ये है कि मान लो इस मास के ऊपर एक मास आपने और रख दिया,
आपने अचानक मास रख दिया तो इसका वेट इसको नीचे लाएगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। या कोई मास पहले से रखा हुआ है उसको हमने हटा लिया तो मास को हटाने से क्या होगा, झटके से ऊपर जाएगा। कुल मिला करके जब तक आप बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक प्रारंभिक डिस्टरबेंस, इनिशियल डिस्टरबेंस नहीं देंगे तब तक मोशन स्टार्ट कैसे होगा। तो एम्पलीट्यूड भी आपको क्लियर है, टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास है ही। अब आप केस 2 देखें। केस 2 में टाइम पीरियड का फार्मूला आप यही यूज कर सकते हैं। इन दोनों केस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि डिस्प्लेस करने वाले ने कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देने के बाद रिलीज किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आपने ब्लॉक को अटैच करने के बाद सडनली छोड़ दिया है तो अब ये मोशन में आ चुका है। ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है। तो आप यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ब्लॉक इसके नीचे तो गया नहीं है, तो ये ब्लॉक का एक्सट्रीम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हम लिखे देते हैं इन केस 2 टाइम पीरियड का फार्मूला यही होगा और एम्पलीट्यूड इक्वल टू होगा x नॉट और x नॉट इक्वल टू mg/k, ये होगा। जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो कितना है, केस 2 में स्प्रिंग का जो मैक्सिमम खिंचाव है वो आपके सामने है। मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है, 2x नॉट है और टाइम पीरियड का फार्मूला यही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आप देखें इस क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। स्प्रिंग से मास m2 को अटैच किया गया है और m2 के ऊपर मास m1 को रखा गया है। क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर मास m1 इज सडनली रिमूव्ड, फाइंड टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अगर m1 को अचानक हटा लिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इस समय ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर नहीं रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब करेगा जब आप m1 को हटा लेते हैं। तो m1 को हटाने से m2 झटके से ऊपर जाएगा
और फिर ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। तो ऑसिलेशन करते समय यम1 स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट मास। तो ऑसिलेशन के समय स्प्रिंग के साथ केवल m2 अटैच है, तो आपने लिखा m2 अपान के टाइम पीरियड हो गया। अब है एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। m1 को हटाने के बाद ये मोशन करेगा और पहले ऊपर जाएगा। तो m1 को हटाने के बाद जिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाएगा वही एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो इतना आप भी समझ सकते हैं कि m1 का वेट m1g स्प्रिंग को जितनी डिस्टेंस से नीचे की ओर खींच रहा था, m1 को हटा लेने के बाद स्प्रिंग उतनी ही डिस्टेंस से ऊपर जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि लेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ m1। तो m1 का वेट क्या है, m1g। तो m1g मान लो स्प्रिंग को x डिस्टेंस से नीचे खींच रहा था, तो वो होगा kx। यानी m1 का वेट m1g स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया था, जो स्प्रिंग फोर्स था, वो kx हो गया। तो देन x = m1g अपान के, और यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आप नोट करें इसे, फिर आगे आपको हम बताते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम पीरियड तो लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा एम्पलीट्यूड में दिक्कत हो जाती है। तो ये थोड़ा सोचने वाला है कि m1 का वेट मान लो 4 सेंटीमीटर स्प्रिंग को नीचे लाया था, तो m1 को हटाने के बाद वो 4 सेंटीमीटर ही तो ऊपर जाएगा, और जितनी डिस्टेंस से ऊपर जाएगा वही एम्पलीट्यूड होगा। तो मान लो m1 स्प्रिंग को x डिस्टेंस नीचे ला रहा है, तो हेंस वेट ऑफ m1g = kx, x = दिस, और यही एम्पलीट्यूड हो गया। अब आप दूसरा एप्लीकेशन देखें। हाँ, एक चीज़ आप ऐसे ओरली देख लें। हमने अभी अभी आपको बताया जब ब्लॉक और स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल थी, फिर हमने बताया ब्लॉक और स्प्रिंग क्या है, वर्टिकल है। मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है। मतलब ब्लॉक स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि शायद तीनों केस में टाइम पीरियड का फार्मूला अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होता है, तीनों केस में टाइम पीरियड का फार्मूला सेम होगा, और वह होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान के। अब आप देखें, सेकेंड एप्लीकेशन आप देखें।
अब आप देखें, तो अब आप ये देखें, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये एक आइडियल स्प्रिंग है, इसके एक एंड को यहाँ से अटैच किया गया है, दूसरे एंड से मास को अटैच किया गया है। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर पूछा जाता है, अगर इस आइडियल स्प्रिंग को n इक्वल पीस में कट किया जाए और एक सिंगल पीस को इसी मास के साथ अटैच करके ऑसिलेट कराया जाए, उस केस में नया टाइम पीरियड क्या होगा? तो वही मैंने लिखा है कि लेट स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड मास इज अटैच्ड विद वन पार्ट ऑफ स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग का एक पार्ट है। जब इसको n इक्वल पोर्शन में कट करेंगे तो एक पोर्शन की लेंथ 1/n टाइम्स L/n होगी, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट k टाइम्स होगा, n k हो जाएगा। और इसका रूल हमने स्प्रिंग फोर्स में बताया था, यहाँ पर हम लिखे देते हैं शॉर्ट में। स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब लेंथ आपकी 1/n टाइम्स हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स हो जाएगा। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप देखें, मान लो नई कंडीशन में टाइम पीरियड T डैश है, तो T डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट मास अपान K, और K इज NK। अब आप यहां से देखें, अगर आप सेम दिस वैल्यू इक्वल टू T, मास आपका वही है, तो देन T डैश इक्वल टू T अपान स्क्वायर रूट n। अगर आप फ्रीक्वेंसी से टैली करें तो F डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट n इंटू F। ये नीट में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मान लो स्प्रिंग को 4 पोर्शन में कट किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, तो यहाँ आप 4 पुटअप कर दें, तो न्यू टाइम पीरियड T डैश इक्वल टू T/2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्क्वायर रूट 4 2F। अगर 9 है तो 3 हो जाएगा। वो सब आप कर सकते हैं। अब आप इसे नोट करें। अब आप देखें, अगर आपको ऐसा स्प्रिंग पेंडुलम दिया हुआ है, इसमें मास तो एक है लेकिन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स एक से ज़्यादा हैं, तो अगर स्प्रिंग पेंडुलम में मास आपका एक है लेकिन स्प्रिंग एक से ज़्यादा है, तो इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट मास अपान K इक्विवेलेंट। अब K इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आज जा करके लॉज ऑफ मोशन में जब स्प्रिंग फोर्स मैंने बताया था तो सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए थे। ऐसे ओरली आपको हम समझाए देते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला वही होता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में यूज़ किया जाता है। मान लो 3 स्प्रिंग आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लिया तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। और अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं
देन के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। आप अगर ऐसे याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि स्प्रिंग के केस में के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट वही होता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में हैं और ये K3 इसके साथ सीरीज में है, तो K1 K2 का पैरेलल K1 प्लस K2 हो जाएगा, फिर K1 प्लस K2 K3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/K3 आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आप नोट करें इसे। अब आप देखें इस अरेंजमेंट को, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर मास 1 है लेकिन स्प्रिंग 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा तो कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? तो पहले आप ये देखें ये ऑसिलेशन कैसे करेगा। तो आप जानते हैं अगर आप इस मास को पकड़ करके थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करके छोड़ दें तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट m/K इक्विवेलेंट। अब जब आप K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन मानेंगे या पैरेलल। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों से गलती होती है, वो दोनों स्प्रिंग को सीरीज कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि उनको दोनों स्प्रिंग एक लाइन में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे है वो हम समझाए देते हैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में यह जरूरी होता है कि दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्ट हों। तो क्या यहाँ पर दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से ज्वाइन है, कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए सीरीज तो कभी हो ही नहीं सकता। पैरेलल की कंडीशन होती है, मान लो दो स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग के एक एक किनारे बॉडी से ज्वाइन हो एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट दूसरे एंड से ज्वाइंट हो। यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे दोनों स्प्रिंग का एक एक किनारा ज्वाइन तो सेम बॉडी से है ना, वो बॉडी के अपोजिट साइड से ज्वाइन है, इतना चेंज हुआ है। और दोनों स्प्रिंग का एक एक किनारा सपोर्ट से है, सपोर्ट यहाँ पर 2 है। वैसे आपको यहाँ बहुत डिस्कशन में नहीं जाना है, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हंस के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। आप नोट करें। जब तक हम फ्रिक्शन की बात ना करें सारे कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस ही माने जाएंगे। अब आप ये डायग्राम देखें, अगर आप दोनों ब्लॉक को पकड़ करके थोड़ा सा कंप्रेस करके या थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दें तो दोनों ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला याद रखिएगा, T इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट μ/K, where म्यू इक्वल टू दोनों मास का प्रोडक्ट अपान दोनों मास का सम, एंड म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ये भी अक्सर पूछा जाता है।
आपको किसी डेरिवेशन में नहीं जाना है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। आप नोट करते चलें। अब आप देखिए, ये एक थिन मेटल वायर है जिसकी लेंथ यल है। जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। वायर के एक एंड को यहाँ से अटैच किया गया है, दूसरे एंड पर हमने एक मास को अटैच किया है। अगर आप इस ब्लॉक को स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की ओर खींच करके छोड़ दें तो आप देखेंगे ये ब्लॉक ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों करेगा, तो आप थोड़ा याद करें। इलास्टिसिटी के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि थिन मेटल वायर को एक आइडियल स्प्रिंग के सिमिलर ही माना जाता है। ये हुक ने बताया था, वही मैंने आपको बता दिया था। किसी भी पतले वायर को हम स्प्रिंग के सिमिलर ही मानते हैं और जब ये स्प्रिंग के सिमिलर है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्लॉक करेगा। टाइम पीरियड क्या होगा, वही फार्मूला होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान K। अब K की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो नोट्स आप देखिएगा। हमने बताया था कि जब थिन मेटल वायर को हम स्प्रिंग मानते हैं तब उसके स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है K = y इंटू एरिया अपान लेंथ। भूल गए हो तो नोट्स आप देखिएगा। और टाइम पीरियड T = 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान K। अब आप K की सेम वैल्यू यहाँ पुटअप करें, ये हो गया। आप इसे नोट करें। तो अब आप देखें, ये भी एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। ये एक थिन मेटल वायर है जिसकी लेंथ यल, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसके एक एंड से आइडियल स्प्रिंग को हमने ज्वाइन किया है, ये मास को अटैच किया गया है। अब आपसे पूछा जाता है, अगर आप इस मास को थोड़ा सा नीचे की ओर खींच करके छोड़ दें तब ये ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि आवश्यकता पड़ने पर किसी थिन मेटल वायर को आप स्प्रिंग ही मान सकते हैं। तो ये तो स्प्रिंग है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसको भी हम स्प्रिंग मान लेते हैं तो ये दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और टाइम पीरियड का फार्मूला तो वही होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट मास अपान स्प्रिंग। चूंकि दो है तो K के स्थान पर K इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आप K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और इन सीरीज 1/K इक्विवेलेंट = 1/K ऑफ मेटल
बस 1/K ऑफ स्प्रिंग, और K ऑफ मेटल का फार्मूला होता है Y इंटू एरिया अपॉन लेंथ, तो लेंथ ऊपर चला जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें, ये एलसीएम हो गया। अब आप 1/K इक्विवेलेंट की यही वैल्यू यहाँ पुटअप करें, तो T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M, और ये वैल्यू आप पुटअप कर दें। इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला ये हो गया। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम आगे बताते हैं। इसी के साथ स्प्रिंग पेंडुलम समाप्त हुआ। अब आपको हम बताएंगे, वैसे तो नेचर में एक दो नहीं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, कहीं पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेट हीट, कहीं पर भी होता है। और इसके लेंदी क्वेश्चन को पूछे जाने का एक कल्चर IIT में केवल रहा है, क्योंकि वहाँ पे टाइम दिया जाता है। जहाँ पे टाइम नहीं होता है वहाँ आप किसी टाइप का डेरिवेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट पता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, 3 से 4 एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते रहे हैं, वो आपको हम बताए दे रहे हैं। आप नोट करें, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसकी डोरी की लेंथ इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट लेंथ का एक ही मतलब हो सकता है कि उसकी लेंथ का हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि जब सन से अर्थ तक की डिस्टेंस मेजर कर ली गई तो इसका टाइम पे इसकी लेंथ क्यों नहीं मेजर की जा सकती। तो यहाँ पर मतलब होता है इसकी लेंथ, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि ये अर्थ के रेडियस के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं है। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, नॉर्मली ये डोरी है, लेंथ L है। यहाँ पर इसका मतलब होता है L इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू RE, रेडियस ऑफ अर्थ। अब बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट RE अपॉन G। अब रेडियस ऑफ अर्थ नोन है, G भी नोन है, दोनों की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करें तो ये होता है 84.6 मिनट। मतलब ये एक फैक्ट है जो पूछा जाता रहा है। दूसरा आप देखें, इफ डायामीटर इज मेड, नहीं, if hole is made along diameter of the earth, जैसे ये अर्थ है, अगर आप अर्थ के डायामीटर के अलांग एक होल कर दें, सब काल्पनिक बातें हैं तो कल्पना करने में क्या जाता है। मतलब ये अर्थ का डायामीटर है और मान लो डायामीटर के अलांग आपने होल कर दिया है।
अब सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी। अब अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के अंदर रिलीज कर दें तो आप देखेंगे ये सेंटर के दोनों ओर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये सब फार्मूले से कैलकुलेट किया गया है और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला वही होगा 2 पाई स्क्वायर रूट RE/G अर्थात 84.6 मिनट ही होगा। और ये कॉन्सेप्ट आप किसी दूसरे प्लैनेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई दूसरा प्लैनेट है तो रेडियस उस प्लैनेट की हो जाएगी G, उस प्लैनेट के सरफेस का ले लिया जाएगा। तीसरा थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले पूछा जाता रहा है, लेंदी होने की वजह से अब नहीं आता है। हो सके तो फार्मूला याद रखिएगा। ये हम ये एक सॉलिड बॉडी लेते हैं, इसकी जो वर्टिकल साइड है ये, इसकी लेंथ h है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी ds है। सॉलिड तो है ही ये। इसको हमने एक लिक्विड में डुबो रखा है और इतना हिस्सा डूब करके ये तैर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन में है। जब भी न्यूमेरिकल आता है ये पानी होता है या लकड़ी होता है। जहाँ तक फार्मूले की बात है तो आप लिक्विड और सॉलिड लिख लें। अब इस समय ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये। अगर इस ब्लॉक को स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, अगर इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो हम देखेंगे ये ब्लॉक ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो इस समय तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वेट डाउनवर्ड है, बायएंट फोर्स ऊपर है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट H। कभी कभी लोग कंफ्यूज होकर के H केवल वो डेप्थ लेते हैं जो डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है। H सॉलिड की टोटल वर्टिकल साइड की लेंथ है इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। और अगर ds अपॉन dl है और लिक्विड आपका वाटर है तो इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो कह देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हम केवल तब कहेंगे जब लिक्विड आपका वाटर हो। ज़्यादातर केस में वाटर ही होता है तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं। और अगर चेंज किया जाए, सॉरी 2 पाई तो रहेगा ही, वो कहाँ चला जाएगा। ये हमने बताया है जब आप किसी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, इसी को रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह देते हैं। तो अगर ये लिक्विड वाटर है तो आप फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर सॉल्व किया जाए तो यही फार्मूला होता है मास ऑफ सॉलिड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू DLG। ये सब चेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा बताए देते हैं आपको, नहीं आप सोचेंगे ये कैसे आ गया। तो आप जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो एरिया इनटू हाइट ये वॉल्यूम हो गया इनटू ds। तो मास अपॉन एरिया इक्वल टू HDS। तो हमने और कुछ नहीं किया है, HDS के प्लेस पर मास अपॉन एरिया पुट किया है तो एरिया नीचे आ गया है, ये फार्मूला हो गया है। ऑप्शन में कभी ये देते हैं कभी ये देते हैं, आप नोट करें इसे।
इसी के साथ ऑसिलेशन फिनिश हुआ। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन अब बहुत सिंपल आ रहे हैं। जितना आपने पढ़ा है इतना पढ़ने के बाद तो आप पिछले 30 सालों के 40 सालों के कहीं के भी क्वेश्चन पूछे गए हों सब आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं पता होता है क्वेश्चन कहाँ से पिकअप किया जाएगा, इसीलिए जब भी कोई यूनिट पढ़े उसको पूरा पढ़ लें। अब आज की डेट में ये किसी को नहीं पता है कि 2025 में ऑसिलेशन में क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से आएगा कि टोटल एनर्जी से आएगा कि कंपोजिशन से आएगा कि स्प्रिंग पेंडुलम से आएगा। तो किसी भी यूनिट को छोटा करके मत पढ़ें, जिस यूनिट को पढ़ें उसको पूरी तरीके से पढ़ें। 2 क्वेश्चन जो इस साल पूछे गए थे 24 में, वो आपको हम बता रहे हैं। बता केवल इसलिए रहे हैं थोड़ा आप देखें कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं। आप देखें इस क्वेश्चन में दिया है इफ x इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल executing SHM, the amplitude and time period of motion respectively। तो आप देखो इस क्वेश्चन में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पोजीशन x और टाइम t की इक्वेशन दी हुई है, एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है। कितना आसान सवाल है। ये इक्वेशन तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन का मल्टीपल ही एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 5 हो गया, और x की यूनिट मीटर में है तो a आपका मीटर में होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो यूनिट x की होती है वही यूनिट a की होगी। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप खुद देखें, a इक्वल टू 5 मीटर और t का मल्टीपल ही ओमेगा होगा, हेंस ओमेगा इक्वल टू पाई, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा पाई है तो टाइम पीरियड हुआ 2 सेकंड। यह आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। 2 ही क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन और है वो भी हम बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम से आया हुआ है। आप देखें,
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया है इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x upon 2 times its original time period, then the value of x is। तो क्वेश्चन की जो मीनिंग है उसको हम डायग्राम से बता देते हैं। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपान जी। अब क्या किया जाता है, अब जो पेंडुलम है उसके लेंथ को हाफ किया गया है, लेकिन मास को इनिशियल मास का 3 टाइम्स कर दिया गया है। तो नया टाइम पीरियड जो है, जो न्यू टाइम पीरियड है, वो इनिशियल टाइम पीरियड का x अपान 2 टाइम्स हो गया है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ है, ये मास है। अब क्या किया गया है, ये बाब है, बाब के मास को 3 टाइम्स किया गया है, लेंथ को हाफ किया गया है। इससे जो न्यू टाइम पीरियड आपको मिला है, मान लो t डैश है, वो x अपान 2 इंटू इनिशियल टाइम पीरियड है। अब आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। मास केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। हाँ, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है। अब आप वैल्यू पुटअप करें तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ, तो लेंथ L/2 अपान जी। जी की वैल्यू तो वही है, वो क्वेश्चन में चेंज नहीं की गई है, इक्वल टू x अपान 2। और इनिशियल टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट L अपान जी। तो आप खुद देखें 2 पाई स्क्वायर रूट L अपान जी दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है, तो ये हुआ 1 अपान स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू x अपान 2, देन x इक्वल टू 2 अपान रूट 2 इक्वल टू रूट 2। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। एक बार हम फिर समझाए देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम आप यही तो बनाएंगे। लेंथ L है, मास m है, टाइम पीरियड का फार्मूला ये है। अब दिया है बाब के मास को थ्राइस किया गया है इनिशियल मास का, तो फाइनल मास 3m, और लेंथ को हाफ कर दिया गया है इनिशियल लेंथ का। तो न्यू टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड का x अपान 2 टाइम्स है। तो मान लो न्यू टाइम पीरियड t डैश है, तो t डैश इक्वल टू x अपान 2 इंटू इनिशियल टाइम पीरियड। अब न्यू टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ, लेंथ L/2 है, g की वैल्यू तो वही है, इक्वल टू x अपान 2 इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ L थी अपान जी, मास से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। इसी के साथ ये ऑसिलेशन का 7th वीडियो, लास्ट वीडियो फिनिश है, और इसी के साथ ऑसिलेशन पूरी तरीके से फिनिश हुआ। वैसे ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 तक आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑसिलेशन दूसरे चैप्टर में भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब 2 में तो इन्वॉल्व होता ही होता है, वेव तो ऑसिलेशन का ही एक तरीके से एप्लीकेशन हो जाता है, और एसी में भी ऑसिलेशन का यूज आता है। तो अब आप ऑसिलेशन के सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूल आपके पास है ही, क्वेश्चन करिएगा। अब अगले वीडियो में जो ऑसिलेशन का मॉड्यूल मैंने आपको दिया है उसके जो टफ क्वेश्चंस है वो आपको हम एक तरीके से, एक तरफ से डिस्कस कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।